कैसे हैं भाई सभी लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। देखिएगा, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड की क्लासेस चल रही हैं और इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किए थे कुछ आंदोलन, जिसमें जो उत्तराखंड के जन आंदोलन थे, इसमें मैंने एक चर्चा करी थी कुली वेगार आंदोलन के बारे में। अगर आपको याद हो तो कुली वेगार से संबंधित 10-12 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो मैं इस क्लास के लास्ट में आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और वो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि फिर आपका काम हो जाएगा। कुली वेगार आंदोलन के बाद में फिर मैंने आपसे बात करी थी एक आंदोलन के बारे में, और वो था टिहरी राज्य आंदोलन, जिसे प्रजामंडल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बहुत बड़ा नाम आता है श्री देव सुमन जी का। तो ये भी मैंने डिस्कस कर लिया था आपसे पिछली वाली क्लास में, उसको देख लेना। एक आंदोलन मैंने आपसे बताया था डोला पालकी आंदोलन, जिसको शुरू करने का श्रेय दिया जाता है जयानंद भारती जी को, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको भी चर्चा मैं आपसे पहले कर चुका था। तो ये लगभग 3 आंदोलन और एक मैती आंदोलन जो कि कल्याण सिंह रावत जी का था, ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। यानी पिछली क्लास में, छोटी क्लास थी, उसमें 4 आंदोलन मैंने आपसे डिस्कस किए थे, जिसमें एक पहला आंदोलन जो कुली वेगार आंदोलन था, एक प्रमुख आंदोलन था। उसके अलावा डोला पालकी हमने देखा था, मैती आंदोलन हमने जो है वो देखा था, और टिहरी रियासत आंदोलन जिसे प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं, वो भी हम देख चुके थे। एक बार वो क्लास आप देख लेना, आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। आज हमें बात करनी है चिपको आंदोलन के बारे में। देखिए, जितनी भी क्लासें होती हैं ये तो एक स्टोरी है जिससे कि आपको चीजें याद रह जाएं। बाकी मेन गेम जो होने वाला है वो होने वाला है कि जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे थ्योरी के बाद में। तो स्टार्ट करते हैं चिपको आंदोलन। देखिए, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, चिपको आंदोलन। चिपको का मतलब है चिपकने की बात से। तो बेसिकली ये घटना जो है ये चमोली की घटना है। चमोली में एक गांव था जिसका नाम था लाता गांव, और लाता गांव की एक महिला थी, विधवा महिला, जिनका नाम था गोरा देवी, और इनका बड़ा योगदान था इस आंदोलन को चलाने में। आंदोलन क्या था समझिएगा। बेसिकली विकासात्मक कार्यों के लिए जो है वो वृक्षों को काटा जा रहा था चमोली क्षेत्र में, गोपेश्वर क्षेत्र में। और वहीं पर जब वृक्षों को काटा जा रहा था तो जो ये वहां के आसपास के लोग थे वो बड़े क्षुब्ध हुए, उन्हें बड़ी परेशानी हुई। और इसमें मुख्य रूप से महिलाएं थी, पुरुष भी शामिल थे, लेकिन इसमें महिलाओं का योगदान भी काफी हद तक था। तो कहते हैं कि जहां वृक्षों को काटा जा रहा था वहां पर महिलाएं निकली, पुरुष निकले, और वो उन वृक्षों से जाके चिपक गए। उन्होंने कहा ये हमारी जान है, आप अगर काटना चाहते हो वृक्ष को तो काट दो, लेकिन साथ में हमें भी काट दो। ऐसी एक बड़ी घटना आप सोचिए, 1972 से लेकर के 74 तक एक आंदोलन इतना विकराल रूप ले लिया उसने कि ये पूरी चर्चा जो है वो केवल उत्तराखंड में नहीं पूरे भारत में फैल गई। और आगे चल के कई लोगों ने इस आंदोलन से प्रेरणा ली, जिसमें एक नाम मैंने आपको बताया था मैती आंदोलन, जिसमें नाम था कल्याण सिंह रावत जी का। उन्होंने भी इसी से आंदोलन से प्रेरणा ली थी। तो चिपको आंदोलन में बेसिकली हुआ क्या कि महिलाएं जो हैं, महिलाएं और पुरुष जो हैं वो वृक्षों से जाके चिपक गए, और उन्होंने कहा कि अगर वृक्ष कटेंगे तो हम भी अपनी यहां पर जान दे देंगे। तो ये था इस आंदोलन का पूरा सार। अब बात आती है कि यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं कि भाई इसके लीडर कौन कौन थे। तो देखिए, अगर इसमें अहम भूमिका बात आती है तो नाम गोरा देवी का आता है। इसके अलावा गोरा देवी अगर नहीं है तो आपको नाम लगाना है एक, मतलब जो दूसरा नेतृत्व की बात करनी है उसमें आपको बात करनी है सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए, नेतृत्व तो सुंदरलाल बहुगुणा ने ही किया था आंदोलन का। गोरा देवी का नाम इसलिए भी आ जाता है क्योंकि बड़ी सामाजिक परिस्थितियों में घिरी हुई महिला थी, और उसके बावजूद भी उन्होंने पर्यावरण आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। लेकिन मेन नाम 3 हैं, एक गोरा देवी, एक सुंदरलाल बहुगुणा और एक चंडी प्रसाद भट्ट। ये 3 नाम दिमाग में छाप लीजिएगा, एक गोरा देवी, एक सुंदरलाल बहुगुणा, एक चंडी प्रसाद भट्ट। अगर आपसे पूछा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तब आप आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा लगाइएगा। और आपसे पूछे कि गोरा देवी का योगदान किस आंदोलन में दिखाई देता है, ऐसे सब क्वेश्चन का आंसर आप चिपको आंदोलन लगाइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस आंदोलन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जो मेन है। पहली बात है कि आंदोलन कब स्टार्ट हुआ है। तो 1972 में वनों की अंधाधुंध कटाई चल रही थी, उसे रोकने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई 1974। यानी यहां कंफ्यूजन मत करिएगा, 1972 से वन कट रहे थे और आंदोलन जो शुरू हुआ वो लगभग हमें दिखाई दिया 1974 के दरमियान हमें दिखाई दिया। चमोली जिले के गोपेश्वर में गोरा देवी द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई। मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन आंदोलन में
सुंदरलाल बहुगुणा का बहुत बड़ा योगदान था, ध्यान रखिएगा। गोरा देवी 23 वर्षीय विधवा थी। चिपको आंदोलनकारी महिलाओं द्वारा 1977 में एक नारा दिया गया था। यह आपसे सन पूछा हुआ है, इसमें आप स्टार लगा लीजिएगा 2। एक्चुअली क्या पूछा हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन कि क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये जो लाइन है, ये नारा है, ये कब दिया गया था चिपको आंदोलन में? ये दिया गया था 1977 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और ये लाइन याद कर लेना, जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं भाई, इसको डाल देना। पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी ऐसे आ जाए, इसको लिख देना, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के अधिकार। बात समझ रहे हैं? तो मिट्टी, पानी और बयार ये जिंदा रहने के आधार भी हैं, और जो कि हमें वनों से प्राप्त होते हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण लाइन है जो जंगलों के महत्व को समझाती है। और ये लाइन हमारे सामने कब आई थी? 1977 में। चिपको आंदोलन को गति तब मिली जब इससे एक पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा जुड़ गए। इनके जुड़ते ही बड़े पैमाने पर लोग जुड़ने शुरू हो गए और इस आंदोलन को एक नेशनल, इंटरनेशनल पहचान मिलनी शुरू हुई। और चंदी प्रसाद भट्ट, ये भी नाम याद रखिएगा, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा जी भी और चंडी प्रसाद भट्ट भी। इनके जुड़ने के बाद इस आंदोलन को इन्होंने शिखर तक पहुंचाया। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, ये इंपॉर्टेंट है भाई, हिमालय बचाओ देश बचाओ, ये लाइन भी आप डाल सकते हो। ये एक नारा है, हिमालय बचाओ देश बचाओ। पर्यावरण से संबंधित अगर ऐसे लिखना है आपको कोई, वहां डाल सकते हो। वनडे एग्जाम में सीधा पूछ लेगा कि हिमालय बचाओ देश बचाओ ये किसका नारा था? ये था सुंदरलाल बहुगुणा जी का नारा। यानी सुंदरलाल बहुगुणा जी का नारा जो था वो था हिमालय बचाओ देश बचाओ। 1981 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को इस आंदोलन के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन पूछता है, 3 स्टार इस पे लगा लेना भाई। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से चंडी प्रसाद भट्ट जी को किस आंदोलन के लिए सम्मानित किया गया था? चिपको आंदोलन के लिए। चिपको आंदोलन में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए उनको सम्मानित किया गया था। तो इतनी बातें एटलीस्ट आपको चिपको आंदोलन से संबंधित पता होनी चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी रही। चिपको आंदोलन का अर्थ क्या था? मैंने आपको बता दिया था भाई, जंगलों को काटा जा रहा था, लोग चिपक गए थे, यहीं से इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। अगला एक टॉपिक है उत्तराखंड में नशा विरोधी आंदोलन। देखिए, नशा विरोधी आंदोलन से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं आपसे यही कहूंगा कि नशा विरोधी आंदोलन को आप इस पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा कि किस किस समय पर नशा विरोधी चीजें चली हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये याद रखिएगा, नशा विरोध मतलब दारू को बंद करवाने के लिए, क्योंकि शराब भी जो है वो नशे में ही आती है। दारू बंद करवाने के लिए एक महिला का नाम उत्तराखंड का आप हमेशा याद रखिएगा। उनका नाम था दीपा नौटियाल, जिन्हें इच्छागिरी माई भी कहा जाता है और जिन्हें कहा जाता है टिंचरी माई। एक्चुअली उत्तराखंड में एक दारू चलती थी जिसका नाम होता था टिंचरी, और कहते हैं इस दारू को बंद करवाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें करी और तब से उनका नाम पड़ गया टिंचरी माई। नाम क्या है लेडी का, मैं फिर से दे रहा हूं आपको। असली नाम है दीपा नौटियाल। इन्हें ही एक नाम से और जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है इच्छागिरी माई। इच्छागिरी माई या दीपा माई भी कह देते हैं। इन्हें ही एक नाम से और जाना जाता है ठुगली देवी। ठुगली देवी, ये तीनों नाम एक ही लेडी के हैं। चूंकि इनका बहुत बड़ा योगदान था, एक टिंचरी नाम की दवा, वो दारू आती थी टिंचरी, इसको इन्होंने बंद करवाया भैया। नशा विरोधी आंदोलन के चलते बहुत सारे नारे दिए गए, ठीक है, हमें रोड चाहिए, दारू नहीं, ये वो दुनिया भर की बात करी गई। तो उस समय पर एक दारू चलती थी, देसी दारू, देसी ठर्रा, टिंचरी, और इस टिंचरी को इन्होंने बंद करवाया और इसलिए इनका नाम पड़ गया टिंचरी माई। टिंचरी माई। तो टिंचरी माई कौन थी? एक तो ऐसे पूछ सकता है, तो आप कह सकते हैं उत्तराखंड क्षेत्र में टिंचरी नामक दारू बंद करवाना, यानी नशा विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई रही है ये महिला। और इनका वास्तविक नाम था दीपा नौटियाल। इन्हें इच्छागिरी माई भी कहते थे, इन्हें ठुगली देवी भी इनको कहा जाता था, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी नशा विरोधी आंदोलन कैसे कैसे क्या क्या हुआ उसमें देख लेना, ठीक है। कई सारे नाम है लेकिन मेन नाम जो आता है वो ये नाम आता है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा।
इसके बाद अगला जो आंदोलन है वो है पानी रखियो आंदोलन। भाई इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो नाम से समझ में आ रहा होगा, पानी राखो आंदोलन। पानी मतलब पानी से है, राखियो मतलब बचाव से है। यानी एक ऐसा आंदोलन जो जल के संरक्षण की बात करता है, उसका नाम है पानी राखियो आंदोलन। यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला, इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाम था सच्चिदानंद भारती। एक शिक्षक थे भाई, एक टीचर थे। स्टार लगा लेना 3, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी रखियो आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, किसने शुरू किया था? सच्चिदानंद भारती ने। दूसरा आता है कहां से किया था, यानी इसका मेन क्षेत्र क्या था? तो इस आंदोलन का मेन क्षेत्र जो था वो था पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में एक गांव था, ठीक है, शायद गांव इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं। एक गांव था जिसका नाम था उफरे खाल। ये लिख लेना आप, उफरे खाल। उफरे खाल गांव को ध्यान रखिएगा, ठीक है, शायद है लिखा हुआ, ये रहा भाई, उफरे खाल गांव से शुरू किया गया था। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे पानी रखियो आंदोलन का मेन केंद्र क्या था, तो पौड़ी गढ़वाल है। लेकिन कई बार हो सकता है भाई शुरुआत का गांव पूछ ले कहां से हुई थी, तो पौड़ी गढ़वाल का एक गांव था उफरे खाल। पानी रखियो आंदोलन जल संरक्षण से संबंधित था, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। शुरू करने वाले व्यक्ति सच्चिदानंद भारती हैं। और शुरू कहां से हुआ है? ये पौड़ी गढ़वाल के उफरे खाल से हुआ है। आंदोलन में क्या विशेष रहा? आंदोलन में विशेष रहा कि इसमें दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन हुआ है। यह क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये लोक लिखा हुआ है, लोक। दूधातोली लोक विकास संस्थान, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सच्चिदानंद भारती जी के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। इस आंदोलन के अंतर्गत क्षेत्र में जनजागरण कर सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर वनों की अंधाधुंध कटान को रुकवाया। इस आंदोलन के अंतर्गत गठित महिला मंगल दल अपने गांवों के चहुमुखी विकास के लिए कार्य कर रहा था। उद्देश्य एक ही था, पर्यावरण संरक्षण, इसका जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वनों की कटाई को रोकना, ठीक है, पर्यावरण के बारे में लोगों को जनजागरूक करना। कोई काम नहीं हो रहा है तो सरकारी अधिकारियों पर एक दबाव बनाना। लेकिन 4-5 फैक्चुअल डाटा आपको याद रखने हैं इस आंदोलन से। एक सच्चिदानंद भारती का नाम याद रखना है, एक पौड़ी गढ़वाल उफरे खाल गांव याद रखना है, एक दूधातोली लोक विकास संस्थान याद रखना है जो कि सच्चिदानंद भारती ने जिसका निर्माण करवाया। तो ये इतनी बातें एटलीस्ट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला आंदोलन है रक्षा सूत्र आंदोलन। भाई देखो नाम से पता चल रहा है रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र क्या होता है? इसे हम बोलते हैं राखी। राखी भी तो रक्षा सूत्र ही है। तो एक आंदोलन शुरू हुआ भिलांगना क्षेत्र में। भिलांगना का नाम आपने सुना होगा। तो जो भिलांगना नदी है उसी क्षेत्र में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था रक्षा सूत्र आंदोलन। अगर आपसे पूछे किसके नेतृत्व में चला है तो इसमें एक नाम याद रखिएगा, सुरेश भाई। ये एग्जाम में कई बार पूछ लेता है भाई कि किसके नेतृत्व में यह आंदोलन चला है। सुरेश भाई के नेतृत्व में यह आंदोलन चला। क्या था आंदोलन? भिलांगना क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों के लिए कई वृक्षों को चिन्हित किया गया था काटे जाने के लिए कि उनको काटेंगे। तो उधर सरकार ने चिन्हित किया, निशान लगा दिए काटने के लिए, और इधर यहां के लोगों ने राखियां ली और पौधों से राखियां बांध दी और यह शपथ खाई कि इन वृक्षों की रक्षा हम लोग करेंगे। तो इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ गया रक्षा सूत्र आंदोलन, क्योंकि ये ऐसा आंदोलन है जहां पे रक्षा सूत्र यानी धागे बांधे गए हैं रक्षा के, यानी राखियां बांधी गई हैं पेड़ों को। यह आंदोलन कब हुआ? 1994, ध्यान रखिएगा, 1994। कहां हुआ? टिहरी के भिलांगना क्षेत्र में हुआ, यह बात ध्यान रखिएगा। नेतृत्व किसने किया है? सुरेश भाई ने किया है, यह बात ध्यान रखिएगा। उद्देश्य उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा ऊंचाई पर लगे वनों को कटान पर लगे प्रतिबंध को हटा लेना था। पहले जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसे हटा दिया गया था कि ठीक है वृक्ष काटे जा सकते हैं। 2500 वृक्षों को चिन्हित कर काटने की अनुमति दे दी गई थी। तो ऐसे में इस आंदोलन में एक नारा दिया गया, ऊंचाई पर पड़े रहेंगे नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा।
अगर याद कर सकते हो तो कर लेना। मैं फिर से कह रहा हूं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसे है, कोई क्वेश्चन है मेंस का, उत्तराखंड पीसीएस अपर का, वहां पर आप ये लाइन डाल सकते हैं, बहुत अच्छा है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है किस आंदोलन का नारा था कि ऊंचाई पर पड़े रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई आसपास के गांवों की महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन वो उतना जानने की जरूरत नहीं है। मेन सार समझिए, आंदोलन का सार क्या है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कौन कौन से हमें देखने हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब एक एक करके भैया बात करते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं, एग्जाम में आपको यहां से एक ना एक क्वेश्चन मिल जरूर जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, काली कुमाऊं में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध एक गुप्त संगठन स्थापित करने का श्रेय। आपको मैंने 1857 क्रांति के क्वेश्चन नहीं कराए थे, अगर याद हो तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो आपको पता होगा 1857 क्रांति के समय एक गुप्त संगठन बना था, और इसे बनाने का श्रेय दिया जाता था एक व्यक्ति को, जिनका नाम था कालू मेहरा। और आपको यह भी बताया था मैंने, कालू मेहरा कहां से थे, ये चंपावत से थे। और आपको मैंने यह भी बताया था कि चंपावत के कालू मेहरा, इनकी बात चल रही थी अवध के नवाब वाजिद अली शाह से, और कहते हैं कि कुछ गुप्त पत्र भी प्राप्त हुए थे जिसमें वाजिद अली शाह ने इनको प्रोत्साहित किया था कुमाऊं क्षेत्र में विद्रोह भड़काने के लिए, यानी 1857 के समय विद्रोह करने के लिए। तो ऐसे कुछ पत्र वगैरह भी, इनकी कुछ गुप्त वार्ताएं भी जो है वो चली थी। तो ये ध्यान रखिएगा, कालू मेहरा ने 1857 की क्रांति के तहत, या 1857 की क्रांति के समय उत्तराखंड में जो है वो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, और इसके लिए इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था गुप्त संगठन। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, कालू मेहरा। अगला है 1857 के स्वतंत्र आंदोलन के अवसर पर कुमाऊं का कमिश्नर, कई बार एग्जाम में आता है, बता चुका हूं भैया। इस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे हेनरी रेमजे, रामजी साहिब इनको कहते थे भैया, बेताज बादशाह भी इनको ही कहा जाता था, बेताज बादशाह। इसके अलावा मैंने आपको कई और भी बताए थे। मैंने कहा था अगर आपसे पूछे स्वदेशी आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, आंसर है कैंपबेल। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने बताया था आपसे असहयोग आंदोलन के समय कौन थे, पी बीडम। अगर आपसे पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पर कौन थे, स्टीफ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे, तो मैंने आपको बताया था, एक नाम याद रखिएगा, एक्टन। और आजादी के समय पर कौन थे, उनका नाम था फिनले। और सब मैंने आपको ट्रिक से याद करवाए थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं कमिश्नर जिन्होंने कुली बेगार प्रथा समाप्त की और उसके स्थान पर खच्चर सेना का निर्माण करवाया था। मैंने आपको बताया था भाई, एक नाम हुआ है कमिश्नर में, विलियम ट्रेल, डब्ल्यू ट्रेल जिसे कहते हैं। इन्हें कई परंपराएं इन्होंने बंद करी, और ऐसे में जो कुली बेगार चलता था, इन्होंने कहा यार ये गलत है, हम लोगों से ले रहे हैं, फ्री में काम करवा रहे हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए, एक खच्चर हम रख लेते हैं, एक खच्चर सेना होनी चाहिए। अगर अधिकारी होगा, किसी का कोई सामान अगर ढोना है तो वो काम खच्चर सेना करेगी। और इनके समय पर एक खच्चर सेना गठित की गई, और उसके लिए एक समिति भी बनी थी। तो ये काम करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था विलियम ट्रेल। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन। कुमाऊं परिषद का नाम आपने सुना होगा भाई, मैंने बताया था। कुली बेगार आंदोलन की मांग यहीं से शुरू हुई। जो कुली बेगार प्रथा थी, जहां कहीं भी चल रही थी, उस प्रथा को समाप्त करने के लिए कुमाऊं परिषद में शुरुआत से ही ये मामला उठा था। कुमाऊं परिषद अगर पूछे बनी कब थी, तो भैया ये बनी थी 1916 में। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1916 में बनी थी। बट प्रथम अधिवेशन हुआ था 1917 में, और आपको यह भी बताया कहां हुआ था, अल्मोड़ा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, जयदत्त जोशी थे। कुछ लोग कह रहे थे सर इसके अध्यक्ष तारादत्त गैरोला थे, भाई वो थे दूसरे के, जो 1918 में हुआ था अधिवेशन हल्द्वानी में। ठीक है, उसके अध्यक्ष जो हुए थे वो, उनका नाम था तारादत्त गैरोला। तो ध्यान रखना, वो दूसरे के थे। पहले वाले के जो थे वो कौन थे आपके, जयदत्त जोशी। इंपोर्टेंट है। इसी बार अभी एफआरओ शायद लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था कि दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो कहां हुआ था, कुमाऊं परिषद का। ये कहां हुआ था भैया, हल्द्वानी में हुआ था।
एक पूछता है कुमाऊं परिषद के टनकपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी भाई? ये मैं पढ़ा चुका हूं, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया यार, मेन तो सब पढ़ा दिया। टनकपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पूछे तो उसमें नाम क्या आएगा? बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे। टनकपुर अधिवेशन अगर आपसे पूछे तो ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 1917 में गढ़वाल में किस राष्ट्रीय नेता कुली वेगार जैसी कुप्रथा के विरुद्ध एकजुट कार्य करने का आह्वान किया था भाई? नाम याद रखेगा, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, राष्ट्रीय नेता थे, और उन्होंने कहा था 1917 में कि ये कुली वेगार जैसी जो कुप्रथा है इसको समाप्त करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ जाए, इसे नोट्स में अपडेट कर लेना, तो आंसर क्या लगाना? मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है, कुली वेगार जैसी कुप्रथा से गांधी जी को किसने अवगत कराया था? याद है मैंने आपसे कहा था कि बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में कुली वेगार आंदोलन चला जम करके। सबसे पहले इसकी बात हुई कुमाऊं परिषद में, और उसके बाद में कुली वेगार आंदोलन शुरू करने से पहले 1920 में बद्रीदत्त पांडे गए मिलने गांधी जी से नागपुर अधिवेशन में। वहां उन्होंने गांधी जी को बताया कि जनाब ऐसे ऐसे है और हम कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आंदोलन करना चाह रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा ठीक है कर दो, और तब 1921 में उत्तरायणी मेले में जम करके इन्होंने कुली वेगार प्रथा का विरोध किया। जितने भी रजिस्टर थे कुली वेगार से संबंधित रिकॉर्ड के डाटा के, वो सब इन्होंने नदी में फेंक दिए। कुली वेगार जैसी कुप्रथा से गांधी जी को किसने अवगत करवाया था? अगर इसका आंसर पूछेगा तो आंसर होगा बद्रीदत्त पांडे। ये किसने काम किया था? बद्रीदत्त पांडे ने। वो नागपुर अधिवेशन में गए थे 1920 में, और वहां पर यह काम किया गया था। अगला है 1857 की क्रांति के समय गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर भैया, कुमाऊं के अगर आपसे पूछे कमिश्नर कौन थे, तब आंसर क्या होगा? हेनरी रैमजे, रामजी साहिब। लेकिन गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर कौन थे, यह भी क्वेश्चन पूछता है भाई कौन थे, तब इसमें आंसर आता है वैकेट। ये पढ़ा चुका हूं, एक भी क्वेश्चन अभी तक, एक मदन मोहन मालवीय वाला छोड़ के कोई बता दो मेरे को ऐसा क्वेश्चन हो जो मैंने नहीं पढ़ाया। सब मैंने थ्योरी में कवर करा दिया। लेकिन बच्चों को क्या है, उन्हें चाहिए डाटा, क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी चाहिए कि इतना पढ़ा दो उसी में लगे रहो भाई। थोड़ी थोड़ी क्लासें हैं, आराम से थोड़ा थोड़ा करते हुए चलो, और आप देखना एग्जाम में ठीक ठाक कर जाओगे। चलिए अगला है, कालू मेहरा को 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए किसने प्रेरित किया था? भैया कंफ्यूजन आ जाएगा तुमको दोनों में। देखिए मैं बता दूं, प्रेरित करने वाली बात आए तो आंसर है वाजिद अली शाह। ये अवध के नवाब थे, और ऐसी जानकारी मिलती है कि कुछ गुप्त वार्ताएं थी, कुछ पत्र चल रहे थे गुप्त, जिसमें वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहित किया था कालू मेहरा को उत्तराखंड क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए। खान बहादुर खां का रोल क्या है? इनका रोल यह है कि ये बरेली के नवाब थे। तो 1857 की क्रांति के समय इन्होंने काले खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी उत्तराखंड क्षेत्र में। लेकिन भैया उस समय कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। उन्होंने भी एक ब्रिटिश सेना तैयार करी अपनी, मतलब अंग्रेजी सेना तैयार करी, और उसका जो सेनापति बनाया वो बनाया मैक्सवेल। और कहते हैं उसमें खान बहादुर खां की जो सेना थी वो पराजित हो गई थी। तो दोनों का डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया, ध्यान रखिएगा, आंसर लगाना वाजिद अली शाह। अगला है जी, किस वर्ष तक काली कुमाऊं के लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती नहीं किया जाता था? 1937, ऐसे ही याद रख लेना इसको, ठीक है, 1937, इस समय तक नहीं किया जाता था। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पूछे तो इसका आंसर 1937 लगाना। कुली वेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था जी? देखो अगर किसी संस्था का नाम पूछे उत्तराखंड की, तब आंसर बताऊंगा मैं कुमाऊं परिषद, जो कि 1916 में बनी थी। व्यक्ति का नाम पूछेगा तब आंसर होगा बद्रीदत्त पांडे। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद इन्हें लोगों ने कुमाऊं केसरी कहा। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे को। इनका जन्म कहां हुआ था ये आपको बताना है, पढ़ा चुका हूं मैं डिटेल में इनके बारे में। तो इसी आंदोलन के बाद, कुली वेगार आंदोलन के पश्चात, इनको कुमाऊं केसरी कहा गया था, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर 1 मिनट रुक जाना। एक नाम मैंने नीचे देखा नहीं भैया, एक नाम और है, पंथिया दादा। रुक जाओ भैया यहाँ पे, ठीक है, नोट कर लेना चीजें। मैं नीचे देखा ही नहीं, इसलिए ये भी चीज हमें पता चलती है कि 4 हैं तो लास्ट तक सब देख लो।
देखो कालू मेहरा का तो रोल ही नहीं है, 1857 की बात है। तारादत्त गहरोला भी हैं, लेकिन ये कुमाऊं परिषद की अध्यक्षता करी थी इन्होंने हल्द्वानी वाले अधिवेशन की। लेकिन एक नाम है पंथिया दादा, स्टाल लगा लो भाई। तो सबसे पहले कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध खड़े होने वाले व्यक्ति यही थे। अगर ये ना होते तब मैं आंसर बद्रीदत्त पांडे लगाता, लेकिन अब इसका आंसर भैया ये होगा, और ये मुझे लगता है अब आप नहीं भूलोगे कभी। तो आंसर इसका ये होगा, ये नहीं होते तब हम बद्रीदत्त पांडे लगाते। ठीक है, तो करेक्ट कर लेना चीजों को। अच्छा है नजर पड़ गई, नहीं तो आप तो कहते गलत पढ़ा दिया जी। अगला है कुली उतार प्रथा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित थी? इसको आप ऐसे ही याद रख लेना, ये प्रथा कुली उतार प्रथा ये जौनसार भाबर क्षेत्र में थी। अच्छा, कुली प्रथा जो थी कुप्रथा, इसके भी कई अलग अलग रूप थे, कुली उतार, कुली बेगार, इस तरीके से अलग अलग थे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कुली उतार प्रथा मुख्य रूप से किस उसमें प्रचलित थी? जौनसार भाबर क्षेत्र में। अब जौनसार भाबर क्षेत्र ये आपको पता होगा कहां पर है, नहीं पता तो कमेंट करिएगा, मैं समझा दूंगा, आगे बता दूंगा कौन सा चाहिए, आगे मैं बताऊंगा अभी। महात्मा गांधी को कुली बेगार प्रथा से किसने अवगत करवाया था भैया? बद्रीदत्त पांडे ने। बद्रीदत्त पांडे को किस आंदोलन के बाद कुमाऊं केसरी की उपाधि मिली? बताओ। तो आप कहेंगे जी कुली बेगार आंदोलन। किस आंदोलन को रक्तपातहीन क्रांति आंदोलन कहा जाता है, जिसमें कोई खून नहीं गिरा, कुछ नहीं हुआ और काम का काम हो गया, सांप का सांप मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, यानी जो उद्देश्य था वो तो पूरा हो गया, कोई हिंसा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और यह आंदोलन था आपका कुली बेगार आंदोलन। इसको रक्तपातहीन क्रांति कहा गया था। रक्तपातहीन, जहां एक भी रक्त की बूंद ना गिरी हो, तो ऐसी क्रांति इसे कहा गया, ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने बड़ी तारीफ करी थी भैया इसकी, और कुछ लोगों ने तो यह कहा कि ये जो घटना हुई है, मतलब कुली बेगार जो आंदोलन हुई, इसमें हमें सफलता मिली, ये कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन की भी एक ईंट है। किसे रक्त रंजित क्रांति, रक्त रंजित नहीं, यहां भी होगा रक्तहीन क्रांति कहा गया, रक्तहीन। तो इसका आंसर क्या है? सेम वही है, कुली बेगार। कुली बेगार आंदोलन का वास्तविक जन्मदाता कौन थे भैया? हाँ, कुली बेगार आंदोलन का वास्तविक जन्मदाता थे। अब यहां कुमाऊं परिषद भी दे दिया है और बद्रीदत्त पांडे भी दे दिया है। देखिए, कोई आंदोलन जब चलता है तो उसमें एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता, काफी सारे लोगों का योगदान होता है। और ये जो आंदोलन की मांग उठी, इतने लोग जुड़े, उसमें बहुत बड़ा रोल था कुमाऊं परिषद का। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसका आंसर कुमाऊं परिषद आप लोग लगाइएगा। सबसे पहले जो बात करी थी वो पंथिया दादा ने करी थी विरोध की, लेकिन फिर बड़े पैमाने पर सबने, बद्रीदत्त पांडे ने यहां पर अगुवाई करी, वो एक अलग बात है, लेकिन अगुवाई भी इन्होंने किसमें रहते हुए करी? कुमाऊं परिषद में। इसलिए महत्वपूर्ण बात है भाई। तो इसलिए आंसर क्या लगाइएगा इसका? क्या है? कुमाऊं परिषद के टनकपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? आ गया जी लो वही क्वेश्चन अभी जो मैंने डिस्कस किया था। 3 अधिवेशन ध्यान रख लेना जो मैंने बताए, एक पहला अल्मोड़ा वाला, दूसरा हल्द्वानी वाला, और एक ये टनकपुर अधिवेशन। कुली बेगार आंदोलन को असहयोग की पहली ईंट, देखो कहा कि आंदोलन तो असहयोग आंदोलन की पहली ईंट है, और ये व्यक्ति हुए हैं कहने वाले सत्यदेव। ये नाम ऐसे ही याद रख लेना किसने जो है, क्योंकि देखिए असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है 1920 में, और कब तक चला है? 1922। और इसी में एक घटना हो गई 21 के शुरुआत में ही, 1921 में कुली बेगार प्रथा की समाप्ति कहां पर हुई थी? उत्तरायणी मेले में, जो गोमती और सरयू नदी के संगम पर लगता है बागेश्वर में, वहां पर यह घटना हुई थी। तो इसलिए अगर ये पूछे पहली ईंट किसने कहा है, तो आंसर होगा सत्यदेव ने। अगला क्वेश्चन है पेशावर, क्या लिखा हुआ है? पेशावर ऐसे नहीं लिखा जाता, टाइपिस्ट ने गलत कर दिया, ये लिखा जाएगा ऐसे पेशावर। पेशावर कांड वर्णन मुंशी प्रेमचंद ने किस ये पहले ये तो जान लो कांड है क्या, कब हुआ था? 1930 में, याद है ना? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बीड़ चंद्र सिंह गढ़वाली और जो पूरी गढ़वाल राइफल्स के सैनिक थे, उन्होंने मना कर दिया था निहत्थे पठानियों पर गोली चलाने से,
और बाद में जिसके लिए इनको सजा हुई थी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को 14 साल की, वो अलग बात है कि इन्हें 11 साल में छोड़ दिया गया था। तो एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ये फिक्र नहीं करा मुझे सजा होगी क्या होगा, उन्होंने कहा हम निहत्थे लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे भाई। इतिहास में इस घटना को पेशावर कांड कहते हैं। ये कब हुई थी? 1930 में। और इस पेशावर कांड का वर्णन किया गया है एक पुस्तक में, प्रेमचंद ने किया है, और पुस्तक का नाम है हंस। याद रखिएगा भाई, इंपोर्टेंट है, ठीक है, स्टार लगा देना। अगला क्वेश्चन क्या है? शिल्पकार आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मुझे पता है कुछ लोग तो जल्दबाजी में आंसर लगा देंगे जयानंद भारती। क्यों? वो कहेंगे जी जयानंद भारती ने एक आंदोलन चलाया था डोला पालकी, जिसमें जो शिल्पकार थे, दलित लोग थे, उनके दूल्हों को भी पालकी ले जाने का विवाहों में मतलब अधिकार मिले, उसके लिए आंदोलन चलाया गया था 1923 में। बात तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे शिल्पकार आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तब आंसर लगाना हरिप्रसाद टमटा। एक्चुअली टमटा जी ने एक टमटा सुधारणी सभा बनाई थी भाई, टमटा सुधारणी सभा, सुधारणी सभा। और इसका काम क्या था? जो भी दलित लोगों के शिल्पकारों के विरुद्ध जो भेदभाव होता था, उस भेदभाव को समाप्त करना था, दलित लोगों का, शिल्पकारों का सामाजिक उत्थान करना था, इस सभा का कार्य है। तो यह काम किसके नेतृत्व में हुआ? हरिप्रसाद टमटा के नेतृत्व में। इसलिए अगर पूछे शिल्पकार आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो आंसर लगाना हरिप्रसाद टमटा। पर डोला पालकी पूछ ले तो आप आंसर लगाना जयानंद भारती, 1923। अगला है जी रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता, अभी पढ़ाया सुरेश भाई। चिपको आंदोलन के वास्तविक प्रणेता कौन थे भाई? दोनों नाम है, ये भी है, ये भी, और ये तो मैं डाउट क्लियर कर ही चुका हूं। क्या लगाना है आंसर आपको? सुंदरलाल बहुगुणा। गोरा देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है? आंसर क्या होगा? चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन से रहा है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी? 1857 के विद्रोह में कालू मेहरा। तिलाड़ी नरसंहार कब हुआ था? याद करिए भैया, नरेंद्र शाह का समय 1930 में, जहां पर टिहरी रियासत के शासक नरेंद्र शाह के दीवान चक्रधर ज्वाल ने आम लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, किसानों पे गोलियां चलवा दी थी। इसे तिलाड़ी कांड या इसे रवाई कांड कहते हैं। अच्छा, कब हुआ था ये पूछा है? 30 मई 1930। स्टार लगा लेना, ये तो पूछता ही है, कई बार पहले पढ़ा चुका हूं। उत्तराखंड में वन आंदोलन किस वर्ष हुआ भाई? देखो वन आंदोलन तो बहुत सारे हुए हैं, बट आपसे अगर उत्तराखंड में वन आंदोलन पूछ ले तो आप आंसर लगाना 1977। 1977 में नैनीताल क्षेत्र में एक वन आंदोलन हुआ था, जहां पे कई स्टूडेंट्स वगैरह की भी गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने विरोध किया था वनों के कटान का, इन सब का। तो अगर चिपको नाम अलग से देके पूछे वन आंदोलन का तो आप उनका सन लगाना, लेकिन अगर पूछ ले उत्तराखंड में वन आंदोलन तो ये बात चल रही है फिर 1977 की, समझ रहे? पानी रखियो आंदोलन के जनपद में संबंधित है पौड़ी गढ़वाल, गांव का नाम उफरेखाल। किसने शुरू किया था? सच्चिदानंद भारती। मैती आंदोलन किससे संबंधित है जी? पर्यावरण संरक्षण से। मैती याद है? मायका, जहां पे कल्याण सिंह रावत एक टूर लेके गए थे बच्चों का, और बच्चों को उन्होंने लगाव देखा पेड़ों के प्रति, तब उन्होंने एक सीख दी बच्चों को, जो अविवाहित कन्याएं थी उनको एक सीख दी कि जब तुम्हारा विवाह उस समय पर एक पौधा लगाना अपने दूल्हे के साथ में, और मायके वालों से कहना उसकी सुरक्षा करें। और कई लोगों ने इस कार्य की सराहना की थी, कई ने तारीफ भी करी थी। वृक्षों की कटाई के विरुद्ध टिहरी में भिलांगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन कब चला भाई? 1994। किसके नेतृत्व में चला? सुरेश भाई। नेक्स्ट, अविवाहित, इस किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियां भी शामिल होती है? खैर देखिए, ये अब वो रोल नहीं रहा है, अब तो विवाह होने के बाद ही वो लगाते हैं, लेकिन चूंकि आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो उन कन्याओं से हुई थी, अविवाहित कन्याएं थी, तब इसका आंदोलन हम क्या लगाएंगे? मैती आंदोलन। मायके से मतलब होता है इसका। अगला है, चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब हुआ था जी? 1930। 23 अप्रैल 1930 लिख लेना डेट, अगर नहीं है लिखी हुई तो। 23 अप्रैल 1930। पेशावर कांड के नायक कौन थे जी? चंद्र सिंह गढ़वाली।
चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गोरा देवी का जन्म किस गांव में हुआ था? लाता गांव, बताया था मैंने तुम्हें, लाता गांव चमोली का, इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक से 4 बार मिलने के बाद किसने कहा था कि मेरी 4 धाम यात्रा पूरी हो गई? पढ़ा चुका हूं, बद्रीदत्त पांडे। तो लगा लेना आंसर बद्रीदत्त पांडे यानी बी। कुली बेगार आंदोलन कब और कहां प्रारंभ हुआ था जी? कुली बेगार आंदोलन 1921 और बागेश्वर। तो 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में गोमती और सरयू के संगम पर नेतृत्व किया था बद्रीदत्त पांडे ने। कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे? पहले कमिश्नर कौन थे? तो पहले कमिश्नर थे ई गार्डनर, लेकिन वास्तविक कमिश्नर पूछता है तो नाम आता है ट्रेल, क्योंकि ये ज्यादा लंबे समय तो रहे नहीं थे। बद्रीदत्त पांडे ने गढ़वाल के अभिमन्यु की संज्ञा किसे दी है? श्रीदेव सुमन जी को दी है भाई, नोट कर लेना ऐसे ही, नाम तो सुना होगा। प्रजामंडल आंदोलन में बहुत बड़ा रोल था इनका, और एक लंबी भूख हड़ताल के बाद इनका देहांत भी हुआ था। डोलापाल की आंदोलन किससे संबंधित था? शिल्पकारों से, जिन्हें शादी में पालकी ले जाने के लिए मना करा जाता था। ठीक है, ये पालकी नहीं ले जा सकते थे और इसी के लिए आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था डोलापाल की आंदोलन। उत्तराखंड में डोलापाल की आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे जी? जयानंद भारती। उसके अलावा एक नाम खुशीराम आर्य जी का भी है, मैं बताऊंगा आपको। इस बार उत्तराखंड पीसीएस के मेंस का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था खुशीराम आर्य जी के बारे में। तो इन्होंने भी दलितों के लिए बहुत ज्यादा काम किया। रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? कितनी बार आएगा रे? ठीक है, सुरेश भाई। इसके भी जो थे वो कौन थे? सुरेश भाई। तो ये कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन थे, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं ये 40 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कवर कर लो ना, अच्छे से तैयार कर लो और थोड़ा समझ लो जो मैं कह रहा हूं, तो आपका एग्जाम में चीजें गलत नहीं होंगी। बस इसको एक बार एटलीस्ट आप पढ़ लेना। ठीक है भाई, तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे कल की क्लास में। ओके, बाय बाय।